आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन पहले देना चाहूँगा। इसको अगर मैं सिंपलेस्ट वर्ड्स में बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। ये टेंस जो होता है ये प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये थोड़ा समझने की बात है कि ये कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है। असल में होता ये है कि इसमें द एक्शन स्टार्ट्स इन पास्ट and continues in present, right? एक और अहम चीज ये है कि it does not talk about या it does not focus on the result or completion of the task। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को लेकर आपको पता होनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। नंबर वन क्या? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। नाउ पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन है कैसे? मैंने जैसे कहा कि एक्शन जो है वो स्टार्ट प्रेजेंट में पास्ट में होता है और स्टिल प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है। तो जब वो कंटिन्यू है इसका मतलब हमें उसके कंप्लीट होने पे या हमें उसके रिजल्ट के बारे में इतना कंसर्न नहीं है, बल्कि हमें कंसर्न है उसकी मतलब काम के जारी होने पे। ठीक, तो ये जो है वो एक इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड बात थी। उसके अलावा इसके जब हम बात करते हैं इसके यूसेज के हवाले से तो उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये समझ लें कि हमारी रिकॉल हम कर रहे हैं चीज़ों को। इसमें हमारे पास जो बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं, सबसे पहले मैं इसके फिर इंडिकेटर्स लिखता हूं। इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, क्योंकि जाहिर है कि जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होने चाहिए जिनकी मदद से जो है वो हम इसको पहचान सकें कि ये कैसे जो है वो हम इसको देख सकते हैं। तो नंबर वन इंडिकेटर है ऑल डे। नंबर टू है द होल डे। नंबर थ्री है सिंस। और नंबर चार है फॉर। ये जो है वो इसके इंडिकेटर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ज्यादा जो मशहूर हैं वो आखिरी दो हैं, सिंस और फॉर। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको सिंस समझाता हूँ कि सिंस जो है वो कैसे यूज होता है और इसको कैसे यूज करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि सिंस जो है, या हमें पता भी है पहले कि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, और जो फॉर है वो यूज होता है हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अभी सिर्फ मैं आपसे थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली जब हम बात करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे कि ये क्या पॉइंट्स हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, राइट? अच्छा देखें, फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस लेट्स से 6 o'clock।
आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 6 o'clock। तो इसमें आप देखिए कि एक तो हमने ये सिंस यूज किया है, राइट। तो सिंस किसके लिए था? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, नॉट पीरियड ऑफ टाइम। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि 6 o'clock से, ये 6 o'clock जो है वो एक पॉइंट था जिससे आगे की हमने बात की। दूसरी बात आप ये भी नोटिस कीजिए कि उसने वेट करना जो शुरू किया वो पास्ट से वेट करना शुरू किया, यानी अभी 6 नहीं बज रहे हैं, अभी हो सकता है 8 बज रहे हो या 7 बज रहे हो, तो 6 तो जो है वो पास्ट में बजे थे और 6 बजे से उसने इंतजार करना शुरू कर दिया। एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और वो प्रेजेंट में स्टिल कंटिन्यू है, वो अभी भी वेट कर रहा है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये टेंस जो है वो अमेलगमेशन है प्रेजेंट और पास्ट की, और इसी वजह से इसमें कुछ नई चीजें हमें लानी पड़ती हैं जैसे सिंस और फॉर। ये तो इसकी बिल्कुल बेसिक थी जो मुझे लगता है कि हम सबको पता होनी चाहिए और आपको पता भी होगी पहले, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हमने इसको पढ़ा। ठीक। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिसेंटली एक्शन अगर कोई कंप्लीट हो तो हम उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो यूज करते हैं। वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ ताकि दोनों तरह से आपको आइडिया हो जाए इसके बारे में। हम कह सकते हैं कि रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ही हैज बीन, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग टू मैनी नॉवेल्स। ये रिसेंटली अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो तो फिर हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज नोटिस कीजिए कि इस दफा हमने इसमें ना सेंस लगाया है ना फॉर लगाया है, इस किस्म की कोई चीज नहीं लगाई, राइट। सिंस और फॉर ऐसी कोई चीज नहीं लगाई, तो इसी वजह से इसमें ऐसा कोई कंटिन्यू रहने वाला एलिमेंट नहीं है। इसका एक यूज जो है वो ये सिखाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस के लिए भी यूज हो सकता है, राइट। कंटिन्यू नहीं है, कंप्लीट हो चुका है एक्शन। इसको उर्दू में हम ये कह सकते हैं समझने के लिए कि वो बहुत ज्यादा नॉवेल्स पढ़ता रहा है। समझ रहे हैं? अगर हम किसी को कहें कि वो बहुत ज्यादा नॉवल पढ़ता रहा है, आजकल पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा इस चीज से कंसर्न नहीं है, लेकिन माजी में वो बहुत ज्यादा नॉवेल्स पढ़ता रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है लिटरेचर का, सवाल किया जाता है उससे कि आपको ये सारी बातें कैसे पता हैं, वो आंसर करेगा सर मैं बहुत ज्यादा नॉवल पढ़ता रहा हूं। अब वो इशारा किस तरफ कर रहा है? पास्ट की तरफ कर रहा है, राइट। लेकिन वो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस में तस्वुर किया जाएगा कि वो नॉवेल्स जो है वो भी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, रिसेंटली उसने ये चीजें जो है वो करते रहे, उसके रिजल्ट जो है वो उसको मिल रहे हैं साथ साथ। ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस वाला है, ये बहुत कम स्टूडेंट्स के नॉलेज में होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक यूज ये भी है, राइट। तो मैं इसलिए ये बेसिक्स जो हैं वो आपसे पहले डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको बता सकूं कि जब आप आगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स वाले क्वेश्चन पे जाएंगे तो ये बेसिक चीजें जो है वो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, तभी आगे बात बढ़ सकती है। फाइन। अच्छा, अभी हम बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं जिनकी मदद से हम जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से चीजें ठीक हो सकती हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आए, पेपर में क्या होगा, पेपर की बात तो आपसे करता हूं मैं। आए, अच्छा यहाँ पे ड्राइव आ गया, यहाँ ब्रैकेट्स आ गई, द कार
अच्छा, ये आ गया जी। अब ये पेपर के अंदर सेंटेंस आ जाएगा, वो आपसे कहेगा जी इसको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इसमें यूज करें। तो माय डियर, इसको जब हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो इसमें क्या करिए, आई हैव बीन ड्राइविंग द कार द होल डे। आई हैव बीन ड्राइविंग द कार द होल डे, राइट। अच्छा, अब चीजें थोड़ी सी ना आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेटेड होंगी। इसके लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा कि किस तरह से हमने इसमें हैव बीन और ये वाला जो है वो यूज किया है। तो इस जो द होल डे की पावर जो है इसको आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। ऑल डे भी हो सकता था। तो सिर्फ सिंस और फॉर ही इंडिकेटर्स नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी इंडिकेटर्स हैं। ये मेरा अर्ज करने का मकसद था, राइट। अच्छा, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं रेन, ठीक। रेन तो अक्सर एग्जांपल्स में आ जाता है हमारे साथ। इट रेन फॉर 3 hours। इसमें स्टूडेंट जल्दी में क्या करते हैं, जल्दी में वही गलती करते हैं, यहाँ इट इज लिखेंगे और यहाँ आईएनजी लिखेंगे। इट इज रेनिंग फॉर 3 hours। तो इसमें ये जो फॉर है इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये इस को गलत कर देगा। तो इसमें क्या आना चाहिए, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 hours। समझ गए बात को, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 hours। तो ये इसका जो है वो सोल्यूशन आ गया। तो इसी तरह आप इसको कंटिन्यू रखकर जो है वो चीजें जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको, ये वाली, इसको भी आपने जो है वो याद रखना है कि किस तरह से आपने यूज करना है, इस इंडिकेटर को भी, फॉर को भी, और बगैर किसी इंडिकेटर के भी। मतलब कई वैरायटीज है ना, ये बगैर किसी इंडिकेटर के मीनिंग से आपने जज किया, और ये कहां से जज किया कि द होल डे से, ये कहां से जज किया, फॉर से, और एक एग्जांपल हम सिंस की भी ले लेते हैं ताकि बात कॉम्प्रिहेंसिवली कन्वे हो जाए। अगर हम ये कहें कि he sleep since clock, इसमें क्या इंडिकेटर हमें मिला, सिंस। she has been, ठीक, sleeping since 8 o'clock। तो ये बात आ गई हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की लेके, हमने यहां से स्टार्ट किया था। तो हम जो टेंसेस को स्टडी कर रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन गिवन इन योर पेपर इन सी सेक्शन ऑफ करेक्शन ऑफ द वर्ब्स डिस्कस कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को डिस्कस करने का मकसद ये है। फाइन। तो आई होप कि इसमें आपने कुछ ना कुछ जो है वो जरूर सीखा होगा। ऑलराइट, नाउ लेट मी कंटिन्यू माय लेक्चर टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप, दैट इज पास्ट पे चलते हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर और सब कुछ अब जो है वो हम डिस्कस करते हैं। देखें, पास्ट सिंपल जो है, पास्ट सिंपल की सबसे पहले तो हमें इंग्लिश में स्ट्रक्चर हमें पढ़ना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। या इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, ये इसके दो नाम है। ये दोनों हमारे जो है वो नॉलेज में होने चाहिए। तो इसको लेकर जब हम कहते हैं कि पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये कोई ऐसा एक्शन होता है जो पास्ट में हुआ होता है, लेकिन टाइम ऑब्वियसली डिफाइन नहीं होता एग्जैक्ट कि किस टाइम पे हुआ।
जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये इनडेफिनिट टाइम पीरियड पे कोई चीज़ हुई है पास्ट के अंदर। तो इसका जो अग्रीमेंट है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है अगर वर्ब ट्रांजिटिव हो तो। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसके मैं इंडिकेटर्स बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दरअसल हम जब किसी एक टेंस को पढ़ते हैं तो दरअसल सिर्फ उस टेंस को नहीं पढ़ते, जब हम वो सीखते हैं तो हमें डिफरेंशिएट करना आता है कि पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट से किस तरह से डिफरेंट है। किसी एक सेंटेंस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट क्यों यूज नहीं करना, पास्ट इंडेफिनिट क्यों यूज करना है। तो वो सवालात जो हमारे माइंड में होते हैं कि किसी एक टेंस को, किसी एक सेंटेंस को लेकर के इसमें ये टेंस क्यों यूज नहीं करना, दूसरा क्यों करना है, वो जब तक हम सारे टेंसेस को स्टडी नहीं कर लेते वो उस तरह से जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो क्लियर नहीं होते। तो ये इसमें जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, ठीक। अच्छा, अब इंडिकेटर्स जो है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सबसे मशहूर है यस्टरडे, नंबर 1, उसके साथ साथ ही लिखता हूँ मैं। अच्छा, यस्टरडे के बाद अ वीक, या फिर हम कह सकते हैं वीक के साथ साथ मंथ भी हो सकता है, या फिर ईयर भी हो सकता है। और इसको मैं अगर ब्रैकेट दे दूँ तो ये एश डाल दूँ यहाँ पे, और इसको भी मैं ब्रैकेट दे दूँ, ये वाली, अ वीक, मंथ, ईयर या सेंचुरी या डेके भी हो सकता है। डेके यहाँ पे क्या आएगा, अगो आएगा। समझ आई बात की? यानी अ वीक अगो, अ मंथ अगो, अ ईयर अगो, अ सेंचुरी अगो, अ डेके अगो, राइट, ये आ गया। अच्छा, उसके अलावा इसके साथ साथ जो है लास्ट आ सकता है। लास्ट, लास्ट क्या क्या आ सकता है, लास्ट में मंथ हो सकता है, ठीक, ईयर हो सकता है, वीकेंड हो सकता है, इसके अलावा वीकेंड के साथ साथ मंडे भी हो सकता है, कोई डे भी हो सकता है, राइट। तो ये जो है वो लास्ट के साथ आने वाला एक्सप्रेशन है, यानी लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीकेंड, लास्ट मंडे, कोई भी डे हो सकता है। मतलब यहाँ मंडे एज अ सिंबल लिखा गया है, तो ये भी जो है वो आ सकता है, राइट। तो ये वो एक्सप्रेशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है वो जो है वो यही एक्सप्रेशंस हैं। कुछ और भी मुझे रिकॉल करने दें। फॉर एग्जांपल, हाँ, कुछ इस किस्म के भी आ सकते हैं एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इन इन कोई भी ईयर लिख देता हूँ मैं। इन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2019, तो ये भी आ सकता है इन 2019, राइट। उसके अलावा एक और एक्सप्रेशन है जिसको अक्सर स्टूडेंट मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जो ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दिस मॉर्निंग, तो बच्चों को लगता है कि चूंकि दिस मॉर्निंग है तो शायद ये प्रेजेंट है दिस की वजह से। तो लेट मी टेल देम कि नो, इट वुड आल्सो बी पास्ट इंडिकेटर। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ, फिर आपको समझ आएगी इसकी बेहतर अंदाज में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डिड यू मिस योर फ्लाइट दिस मॉर्निंग। पेपर में क्या होगा, इसको हटा देते हैं, इधर इंट्रोगेटिव साइन डाल देते हैं। ये पेपर में आया हुआ है जी, इसको सही करें जी, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं। अब सबसे बड़ा तो आपको जो ऑब्जर्व करनी चाहिए चीज, क्वेश्चन मार्क ऑब्जर्व करनी चाहिए। लिहाजा हम यहाँ पे मिस्ड तो नहीं लिख सकते, यू मिस्ड योर फ्लाइट दिस मॉर्निंग, है ना। तो हमें कुछ ऐसा लाना है कि इसको ठीक हो जाए। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ लगा देते हैं डिड यू मिस योर फ्लाइट दिस मॉर्निंग। अब इसमें एक तो कंफ्यूजन ये दूर हो गई। कभी कभी यूं होता है कि वो सेंटेंस जो है वो इस तरह दे देता है,
इस तरह दे देता है, डिड यू मिस योर फ्लाइट दिस मॉर्निंग। तो स्टूडेंट को लगता है ये तो ऑलरेडी करेक्ट है। तो लेट मी टेल यू कि जब हम डिड को ऑलरेडी लिख चुके हैं जो कि डू की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड टाइम यहाँ पे हम मिस्ड नहीं लगा सकते। हमें फौरन क्या करना होगा, इसको रिमूव करना होगा और सही करके लिखना होगा। समझ गए मेरी बात को। इस तरह की सेंटेंसेस भी आ सकते हैं पेपर में, और कभी कभी वो करेक्ट भी दे देता है, ऑलरेडी करेक्ट होता है। जैसे ये डिड यू मिस योर फ्लाइट दिस मॉर्निंग, ऑलरेडी करेक्ट है। और ये ऐसे भी आ सकता है, मतलब कई तरह से आ सकता है ना। इसको हटा देते हैं, इसको कैपिटल कर देते हैं और इसको भी ख़त्म कर देते हैं। इस यू मिस योर फ्लाइट दिस मॉर्निंग, तो दिस मॉर्निंग वगैरह के एक्सप्रेशन जो हैं ये भी पास्ट के लिए यूज होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ दीगर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, व्हाट डिड यू डू इन योर लास्ट हॉलीडे। अच्छा, अब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसे आ सकता है पेपर में। ऑब्वियसली इसमें वो आपको ये भी जो है वो कर सकता है अंडरलाइन इस तरह से, और इसको वो डू कर सकता है, व्हाट डू यू डू इन योर लास्ट हॉलीडे। तो इसमें फ़ौरन जो है वो आपको जो नज़र आनी चाहिए चीज़, वो ये लास्ट नज़र आनी चाहिए। तो ये लास्ट जो है वो इंडिकेटर है। तो फ़ौरन आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो डिड ले आएंगे। ठीक है, ये नहीं करना कि व्हाट डू यू डिड, इस तरह ही करना है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, और ये किस तरह से जो है वो पेपर में आ सकते हैं, ये बात भी जो है वो हमारे नॉलेज में एक एक्सप्लिसिट वे अंदाज में, एक्सप्लिसिट स्टाइल में जो है वो हमें पता होनी चाहिए। एक और चीज़ जो मैं यहाँ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा विथ रिस्पेक्ट टू पास्ट इंडेफिनिट, वो होती है पास्ट हैबिट। वो भी इसमें आ जाती है, पास्ट हैबिट। ठीक, पास्ट हैबिट क्या चीज़ है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही यूज, यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्मोक। बस सिंपल ये है, कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये पेपर में आया हुआ है जी। तो अब हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। दरअसल आप जैसे यूज देखेंगे ना पैरेंथेसिस के अंदर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो पैरेंथेसिस के अंदर मौजूद वर्ब यूज है ये हैबिट को शो करता है। ठीक, तो बगैर किसी इंडिकेटर के फौरन जो है वो हम इसके साथ यूज लगा सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसको किसी किस्म के कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती। ये दरअसल उर्दू में कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होता है जिस तरह हम कहते हैं कि ही यूज्ड टू स्मोक, वो सिगरेट पिया करता था। है पास्ट ही, है पास्ट ही, लेकिन पास्ट में उसकी हैबिट है एक। ठीक है, इसके लिए इसमें एक और एक्सेप्शन भी आपको मैं दिखाता हूँ। वो क्या होती है, कभी कभी स्टूडेंट को इस तरह भी कंफ्यूज किया जाता है। इसको देखें जरा, ई बी यूज, ये 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 और ये। अब बताइए अब क्या आएगा, सवाल है ना। इस तरह की सिचुएशन दे दी जाती है। तो माय डियर, ऐसी सिचुएशन में आप देखें इस सेंटेंस में और उस सेंटेंस में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस को नोट कीजिए। नंबर वन, तो नीचे वाले में बी आया हुआ है। ठीक, तो हमें कोई ना कोई बी फॉर्म तो लानी होगी। इज एम आर वॉज वर जो पूरी है, तो मेरी सजेशन यहाँ पे क्या है जी, आप इज ले आइए। यूज को क्या कीजिए, यूज हम यहाँ लिख देते हैं यूज। ठीक, अच्छा, फिलहाल ये लिख देते हैं। और आगे जो उसके अलावा जो फर्क है, ये वाला जो फर्क है,
जो स्मोक और स्मोकिंग का है, तब देखें, अगर हम ये कहते हैं ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग, बिल्कुल करेक्ट। अगर हम यूं कहें ही वॉज यूज्ड टू स्टडीइंग, बिल्कुल करेक्ट, दोनों ठीक हैं ये। ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग, ही वॉज यूज्ड टू स्मोकिंग, या स्मोकिंग कर लेते हैं या स्टडिंग कर लेते हैं, दोनों जो हैं वो ठीक होंगे। ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग, ही वॉज यूज्ड टू स्मोकिंग। लेकिन ये गलत होगा अगर आप इस तरह करते हैं ना, पेपर में इस तरह भी आता है समटाइम कि जेरंड और ये भी चेक होता है समटाइम, मतलब इस तरह भी आ सकता है, वो आपको ये पूरा दे दे, ही वॉज यूज्ड टू, ब्रैकेट में वो आपको दे दे स्टडी, इस तरह भी आता है। जेरंड और इन्फिनिटिव भी चेक होते हैं। तो अब बताइए अब क्या आएगा। तो ऐसी सूरत में मैं आपको बताता चलूं कि यहां पर जो है वो हमारे पास ING आएगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूं, फिर ही आज की क्लास में ख़त्म करूंगा इस कॉम्प्लिकेशंस को। ऐसे सेंटेंसेस पास्ट पेपर में देखे गए हैं। यहां से स्टार्ट करता हूं। देखें, जब हम कहते हैं ना ही यूज्ड टू स्मोक, इसमें पास्ट हैबिट है, ठीक। जब हम कहते हैं ना ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग, ये उसकी प्रेजेंट हैबिट है कि अभी भी वो यही करता है, अभी भी वो स्मोकिंग करता है। तो एक तो ये डिफरेंस आ गया कि उसकी पास्ट हैबिट और प्रेजेंट हैबिट का ताल्लुक आ गया। इसके अलावा अगर आपको ये लगे कि कोई ये जो वर्ब है, लिंकिंग वर्ब इसको हम कहेंगे, अगर कोई लिंकिंग वर्ब या दूसरे लफ्जों में ये बी फॉर्म मौजूद है यूज से पहले, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए कि अगर कोई बी फॉर्म वाला वर्ड मौजूद है यूज से पहले, तो हमेशा वर्ब के साथ ING आएगा और वो जैरंड बन जाएगा, ठीक। जैसे हमने इसके साथ लगाया, जैसे हम यहाँ पर वॉज के साथ लगा रहे हैं। आप नोटिस कीजिए मैंने दोनों के साथ यहाँ पे जैरंड यूज किया है। यूज करने की वजह ये है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बी फॉर्म मौजूद है इस यूज से पहले, सिर्फ और सिर्फ ये वजह है बी फॉर्म का होना यूज से पहले इधर जैरंड लाने में, इधर भी और इधर भी जैरंड लाने की यही वजह है। और यहाँ भी ही वॉज यूज टू स्टडीइंग, ये तो खैर मैंने दोबारा ऊपर वाला रिपीट कर दिया, तो ये इसके साथ भी जैरंड लगाने का यही मकसद था। लेकिन यहाँ पहले सेंटेंस में मैंने स्मोक के साथ स्मोकिंग इसलिए नहीं किया कि यहाँ पर आप देखें कोई भी बी फॉर्म मौजूद नहीं है, इधर ना इज है ना वॉज है। तो इन अ नट शेल हम कह सकते हैं कि अगर तो यूज से पहले बी फॉर्म का कोई वर्ड मौजूद हो तो जैरंड आएगा, अगर बी फॉर्म का कोई वर्ड मौजूद नहीं है तो इन्फिनेटिव आएगा, ठीक। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे।